प्रिय विद्यार्थियों, मैं रघुवंश सर हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 3 में न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप या नए सामाजिक एवं राजनीतिक समूह के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। अब तक इतिहास अपनी सफलता के सोपान पर आगे बढ़ चुका था। सन 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच बड़े पैमाने पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिक विकास हो चुके थे। जैसे सिंचाई में पर्शियन व्हील या रहट, कताई में चरखे और युद्ध में विभिन्न आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल होने लगा था। भारत में इसी अवधि में नए नए खाने पीने की चीजें भी आई, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। दुनिया के तमाम लोगों ने जो भारत में व्यवसाय करने आए थे, अपने साथ नई प्रौद्योगिकियों, फसलों और यहाँ तक कि अपने विचारों को भी लाया। परिणाम स्वरूप जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में यह परिवर्तन का काल रहा। इस काल में लोगों की गतिशीलता इतनी बढ़ गई कि लोग नए अवसर की तलाश में झुंड के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। भारत में मौजूद अपार संपदा ने नए अवसरों की संभावनाओं को जन्म दिया। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जो राजपुत्र शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है राजा का पुत्र या शासक का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच राजपूत शब्द योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। अतः राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि ये चारण कौन थे। तो यहाँ मैं बतला दूं कि चारण, जिसे अंग्रेजी में बार्ड या मिन्स्ट्रेल कहते हैं, यह राजाओं का यशगान करने वाली एक जाति थी, जिन्हें भाट कहा जाता था। दूसरे समूह के लोगों ने, जैसे मराठा, सिख, जाट, अहोम तथा कायस्थ, जो प्रमुख रूप से लिपिक या सचिव का कार्य करते थे, इस युग के अवसरों का उपयोग अपने राजनैतिक रूप में महत्व स्थापित करने में किया। इस पूरे युग में जंगल कटते चले गए और कृषि का विस्तार होता गया। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक तेजी से होता गया। जंगलों की तेज गति से कटाई ने वनवासियों के हैबिटेट को बुरी तरह से प्रभावित किया। उन्हें अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। कुछ वनवासी खेती करने लगे। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। अब उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी भी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी पालते थे और कुछ लोग खेती के बाद बचे समय में दस्तकारी का काम करते थे। समाज का स्वरूप अब जटिल होता चला गया। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों व उपजातियों में बंटने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। किंतु ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव
और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था तो किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। वे कई गांव मिलाकर राज्य की एक छोटी इकाई होती थी। धन्यवाद।